साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। किस ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि किस ज्ञान अकेडमी एलटी सहायक अध्यापक शिक्षण अभिरुचि का एक कोर्स लेकर के आपके लिए आई है, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू सीरीज, प्रैक्टिस सेट और वीडियो लेक्चर सारा मिलेगा। 31 मार्च तक हमारी डेमो क्लासेस चलेंगी। उसके बाद 1 अप्रैल से हमारा प्रॉपर कोर्स चलेगा, जिसे 30 अप्रैल तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसमें आपको एमसीक्यू सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। उसके बाद जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो 1 अप्रैल से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, 1 अप्रैल से, और 31 मार्च तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर डेमो क्लासेस देख सकते हैं। जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए पीडीएफ नोट्स और एमसीक्यू सीरीज का पीडीएफ नोट्स भी हमने प्रोवाइड करवाया है। जो लोग हमारे साथ जुड़ने चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप लोग जुड़ सकते हैं। तो आज का हमारा नया टॉपिक है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद। पहले तो मैं आपको बता दूं प्रकृतिवाद क्या है। साथियों दर्शन शास्त्र के भीतर दर्शन को समझने के लिए बहुत सारी विचारधाराएं हैं, और इन विचारधाराओं ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को, विश्व की उत्पत्ति को, संसार को समझने के लिए, दर्शन को समझने के लिए अलग अलग मत दिए हैं। इन विचारधाराओं में पहली विचारधारा मैं आपको बताऊं प्रकृतिवाद, और फिर आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। ये सारी विचारधाराएं हैं जिन्होंने दर्शन को अपने अपने आधार पर परिभाषित किया है। तो इन विचारधाराओं में आज हम पढ़ेंगे दर्शन शास्त्र की पहली विचारधारा प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद का जो मूल आधार है, प्रकृतिवाद जो मूल रूप से जो कहता है, तो वो ये कहता है प्रकृतिवाद कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति में, या प्रकृति की उत्पत्ति में, विश्व की उत्पत्ति में, पृथ्वी की उत्पत्ति में सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का हाथ है। प्रकृति की क्रियाओं के फलस्वरूप ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इसमें किसी भी दैवीय शक्ति का हाथ नहीं है। किसी भी ईश्वरीय शक्ति को प्रकृतिवाद सिरे से खारिज करता है। ये प्रकृतिवाद का मूल आधार है। तो इसी को हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे कि प्रकृतिवाद का शिक्षा में क्या योगदान है, शिक्षा को किस तरीके से प्रकृतिवाद डिफाइन करता है, इसको हम आज पढ़ेंगे। तो आप देखिए, प्रकृतिवाद पहला है, यह विचारधारा केवल भौतिक ब्रह्मांड में आस्था रखती है। यह प्रकृति को सर्वोत्तम सत्ता के रूप में स्वीकार करती है। तो साथियों, प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृति के कारण ही पूरे ब्रह्मांड का, जीवों का, सबका विकास प्रकृति की क्रियाओं के फलस्वरूप ही हुआ है। प्रकृतिवाद आध्यात्म को किसी प्रकार का महत्व नहीं देता है। प्रकृतिवाद ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर को सिरे से खारिज करता है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति को दैवीय शक्ति से हुई है, इस बात को सिरे से खारिज करता है। ये प्रकृतिवाद का मूल आधार है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से जन्म लेती है और उसी में विलीन हो जाती है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से जन्म लेती है और उसी में विलीन हो जाती है। प्रकृतिवाद के अनुसार प्राकृतिक पदार्थ व क्रियाएं ही सत्य हैं। जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, जैसे मनुष्य भी प्राकृतिक पदार्थ है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, मिट्टी है, ये सब प्राकृतिक पदार्थ हैं, और इनकी क्रियाओं के फलस्वरूप ही प्रकृति का धीरे धीरे निर्माण हुआ है, और ये क्रियाएं ही सत्य हैं। कोई भी आध्यात्मिक सत्य नहीं है, या कोई कहता है ईश्वरीय शक्ति या छिपी हुई कोई शक्ति, इसको प्रकृतिवाद सिरे से खारिज करता है। और प्रकृतिवाद विज्ञान में आस्था रखता है। क्योंकि विज्ञान ही प्रकृति के रहस्यों का पता लगा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृतिवाद विज्ञान में आस्था रखता है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके लिए, तो इसे ध्यान रखना। प्रकृतिवाद विज्ञान में आस्था रखता है, विज्ञान ही प्रकृति के रहस्यों का पता लगा सकता है। प्रकृतिवाद को भौतिकवाद, इसमें भौतिकवाद आना था, भौतिकवाद या प्रकृतिवाद को भौतिकवाद या प्रकृतिवाद, पदार्थवाद भी कहा जाता है। प्रकृति की ओर लौटो का मतलब यह नारा दिया था रूसो ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा नहीं है, ध्यान रखना साथियों। प्रकृति और लौटो का नारा रूसो ने दिया था। प्रकृति को और लौटो का नारा रूसो ने दिया था, और यह नारा इस संदर्भ में दिया गया था कि रूसो ने कहा था कि प्रकृति की ओर लौटो, इसके अनुसार बालक की महान शिक्षिका जो है प्रकृति ही होती है, अथवा बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार ही विकसित होने के लिए प्राकृतिक वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिए शिक्षा के संदर्भ में रूसो ने कहा था प्रकृति की ओर लौटो। यह जो कथन था प्रकृति की ओर लौटो, यह रूसो ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिए। प्रकृतिवाद के 3 सिद्धांत है। एक भौतिक जगत का सिद्धांत, दूसरा यांत्रिक जगत का सिद्धांत, और तीसरा जैविकीय प्रकृति का सिद्धांत। तो इन 3 सिद्धांत, पहला सिद्धांत भौतिक जगत का सिद्धांत, इसके अनुसार मानव क्रियाओं, अनुभवों, संवेगों आदि की भौतिक विज्ञान से व्याख्या करना चाहता है। अर्थात प्रकृति में जितनी क्रियाएं होती हैं, जो अनुभव प्रकृति के हैं, और जो संवेग हैं, उन संवेगों के कारण ही प्रकृति की व्याख्या की जा सकती है। उन क्रियाओं के कारण ही, जीवों की क्रियाएं, मानव की क्रियाएं, पेड़ पौधों की क्रियाएं, उनकी क्रियाओं के कारण ही प्रकृति की व्याख्या की जा सकती है। प्रकृति ही अंतिम सत्य है, और ब्रह्मांड भी प्रकृति से ही जन्म लिया है। ब्रह्मांड ने भी प्रकृति से जन्म लिया है। कोई भी ईश्वरीय शक्ति ने ब्रह्मांड का जन्म नहीं किया है। दूसरा है यांत्रिक प्रकृतिवाद। दूसरा है यांत्रिकवाद। इसके अनुसार प्रकृति क्या है? प्रकृति और जगत, समस्त ब्रह्मांड क्या है? एक यंत्र है।
समस्त ब्रह्मांड एक यंत्र है और यह यंत्र लगातार कार्य करता रहता है और मानव भी इस यंत्र का एक हिस्सा है। जैसे कोई मशीन होती है ना, मशीन, प्रकृति भी एक मशीन की तरह रखा गया है। जैसे इसमें मनुष्य कार्य कर रहा है, पेड़ पौधे अपना कार्य कर रहे हैं, मिट्टी अपना कार्य कर रहा है, जीव जंतु प्रत्येक जीव अपना अपना कार्य कर रहा है। यह कार्य एक दूसरे से संबंधित है। अगर एक भी कार्य रुक गया तो प्रकृति भी रुक जाएगी। इस यंत्र के समान प्रकृतिवाद को माना गया है। तीसरा है जैविकीय प्रकृतिवाद। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति की उत्पत्ति एक निश्चित क्रिया का परिणाम है। जैविकीय प्रकृतिवाद में प्रकृति की उत्पत्ति एक निश्चित क्रिया का परिणाम है। इसमें प्रकृति की उत्पत्ति वैज्ञानिक तरीके से हुई है, ये कहा गया है। अर्थात जब पहली बार प्रकृति की उत्पत्ति हुई होगी तो वो वैज्ञानिक तरीके से हुई होगी। और इस वैज्ञानिक तरीके से कैसे हुई है, इसमें बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने। इसमें से पहले साइंटिस्ट है डार्विन, जिन्होंने अस्तित्व के लिए संघर्ष का सिद्धांत दिया। यह जो सिद्धांत है, यह अस्तित्व के लिए संघर्ष सिद्धांत, यह डार्विन ने दिया था। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आपने सुना होगा। यह जीव विज्ञान का सिद्धांत है और इस सिद्धांत में डार्विन ने पूर्ण रूप से व्याख्या की है कि प्रकृति का निर्माण धीरे धीरे कैसे हुआ है। इससे पहले मनुष्य क्या है, मनुष्य का पहले क्या था, मनुष्य आदि मानव था और धीरे धीरे एक विकसित मानव जो आज का मानव है उसका निर्माण हुआ है। यह अस्तित्व के लिए संघर्ष सिद्धांत यह डार्विन ने दिया था और लगभग सभी जीवों का निर्माण ऐसे ही हुआ है। यह जीव विज्ञान का सिद्धांत है, जीव विज्ञान का सबसे बड़ा सिद्धांत है और प्रकृतिवाद इस पर भरोसा करता है। हमने पहले पढ़ा था कि प्रकृतिवाद विज्ञान में आस्था रखता है। प्रकृतिवाद के जितने भी प्रकृतिवादी साइंटिस्ट हैं वो विज्ञान में आस्था रखते हैं, तो इसी कारण से वो अस्तित्व के लिए संघर्ष का सिद्धांत जो डार्विन ने दिया था उसको सही मानते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जीव विज्ञान में एक महान साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था डार्विन। डार्विन ने जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई उसका सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत का नाम था अस्तित्व के लिए संघर्ष का सिद्धांत। उसमें और भी साइंटिस्ट हुए जैसे हेराल्ड, मिलर, ओपेरॉन। उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एक सेल के रूप में हुई। एक सेल से एक उसके जीव, उसके बाद बहुकोश के जीव, उसके बाद प्लांट, फिर एनिमल्स में भी फिर अलग अलग एनिमल्स, मनुष्य का आदि मानव से आज का जो मानव है वो विकसित हुआ। डार्विन भी उन साइंटिस्ट में से एक थे जिन्होंने अस्तित्व के लिए संघर्ष का सिद्धांत दिया, जिसके कारण प्रकृति की उत्पत्ति हुई। तो जो प्रकृतिवादी साइंटिस्ट हैं वो जीव विज्ञान के इन साइंटिस्ट की परिभाषाओं में भरोसा रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृतिवाद विज्ञान में भरोसा रखता है, प्रकृतिवाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भरोसा रखता है। और ये प्रकृतिवाद की कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे पूरी परिभाषाएं विज्ञान पर आधारित है, विज्ञान के भरोसे पर आधारित है और ईश्वर को प्रकृति से पृथक करने पर आधारित है। ये देखिए, जेम्स बॉर्ड ने कहा था कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्च प्रदान करता है। जायस के अनुसार प्रकृतिवाद एक ऐसा दार्शनिक तंत्र है जिसमें प्रभुत्व विशेषता के रूप में आध्यात्मिक, अंत ज्ञानात्मक और पदार्थ जगत से परे की अनुभूतियों को बहिष्कृत किया जाता है। पेरी के अनुसार प्रकृतिवाद विज्ञान नहीं है वरन विज्ञान के बारे में बड़ा दावा है। अधिक स्पष्ट रूप से इस बात का दावा है कि वैज्ञानिक ज्ञान ही अंतिम है, जिसमें विज्ञान से बाहर या दार्शनिक ज्ञान का कोई स्थान नहीं है। ब्राइस के अनुसार प्रकृतिवाद एक प्रणाली है जो कुछ आध्यात्मिक है और उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है। मतलब जो भी आध्यात्मिक सत्यों के दावा करता है उनका बहिष्कार ही प्रकृतिवाद की विशेषता है। रस के अनुसार प्रकृतिवाद एक दार्शनिक स्थिति है जिसे वे लोग अपनाते हैं जो दर्शन की व्याख्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं। प्रकृतिवाद बराबर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत। प्रकृतिवाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकृतिवाद इक्वल टू वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये जो पॉइंट है ये इस प्रकृतिवाद की विशेषता भी और इस पर आधारित कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। अब है प्रकृतिवाद और शिक्षा। प्रकृतिवाद मानता है कि वास्तविक संसार भौतिक संसार है, इसके कारण हम प्रकृतिवाद को भौतिकवादी दर्शन भी कहते हैं। प्रकृतिवाद इस सृष्टि की रचना के लिए प्रकृति को उत्तरदायी मानता है। इसके अनुसार सभी दार्शनिक समस्याओं का प्रत्युत्तर प्रकृति में निहित है। प्रकृतिवाद ये कहता है कि प्रकृति, सभी जितने भी प्रश्न दार्शन के रूप में इस संसार के ऊपर प्रश्न खड़े होते हैं, दार्शनिक प्रश्न जो हैं वो खड़े होते हैं, उनका उत्तर जो है प्रकृति में ही निहित है। दार्शनिक प्रकृति की व्याख्या सामान्यतः इस रूप में करते हैं कि प्रकृति सामान्य व स्वाभाविक रूप से विकसित होने वाली एक प्रक्रिया है। प्रकृति जो है लगातार विकसित हो रही है, सामान्य रूप से विकसित हो रही है, इसे किसी भी प्रकार से हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड की वो सभी वस्तुएं, इसकी रचना या निर्माण में मनुष्य का योगदान शून्य है, वही प्रकृति है। जिसके निर्माण में मनुष्य का योगदान शून्य है वो क्या है, प्रकृति है। मनुष्य जो निर्माण कर रहा है वो प्रकृति नहीं है, वो क्या है, कृत्रिम है। जो अपने आप जो प्रक्रिया चल रही है वही क्या है, वो प्रकृति है। और प्रकृति का निर्माण जो है सामान्य रूप से, स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे निरंतर होती है। प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृतिवाद का नारा प्रकृति की ओर लौटो, यह नारा रूसो ने दिया था, मैंने आपको बताया था। इसके अनुसार बालक की महान शिक्षिका प्रकृति है, अतः बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार विकसित होने के लिए प्राकृतिक वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए। जो प्रकृतिवाद और शिक्षा का जो पहला पॉइंट है, प्रकृति की ओर लौटो, अर्थात प्रकृतिवाद शिक्षा के लिए यह उद्देश्य रखता है कि प्रकृति में बालक को प्रकृति के अनुसार विकसित होने के लिए प्राकृतिक वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए। अर्थात जो भी विषय आप पढ़ा रहे हैं उस विषय से संबंधित प्राकृतिक वातावरण में बालक को पढ़ाना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उसको पढ़ाना चाहिए। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, प्रकृतिवादियों ने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया था, तब बच्चों में के स्वाभाविक क्रियाशीलता पर बल दिया था। अर्थात
पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया था तथा उसकी स्वाभाविक क्रियाशीलता पर बल दिया था। अर्थात बालक जब उत्पन्न होता है, बालक उत्पन्न होता है वो भी एक प्राकृतिक क्रिया है भाई। बालक ने जन्म लिया वो प्राकृतिक क्रिया है, उसमें माता पिता की जीन्स आए वो प्राकृतिक क्रिया है, वो एक फिक्स क्रिया है। अब जब माता पिता की जीन्स आई बालक, लेकिन हम बचपन में ही तय कर लेते हैं कि बालक ये बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या साइंटिस्ट बनेगा, नहीं। जो उसकी रुचि हुई, जो उसकी स्वाभाविक रुचि होगी, जिस विषय में उसकी स्वाभाविक रुचि होगी, उसकी क्रियाशीलता पर प्रकृतिवाद ने बल दिया था। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया था प्रकृतिवाद ने कि हम जो है किताबी ज्ञान नहीं देंगे, बालकों को किताबी ज्ञान नहीं देना चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज पर प्रकृतिवाद ने बल दिया था। बालक की प्रधानता, प्रकृतिवादियों ने शिक्षा क्रिया में बालक का स्थान अति महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा की वकालत की है। जो भी सिलेबस निर्माण किया जाएगा, जो भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा, उसमें बालक की भूमिका, बालक को केंद्र में रख करके उस सिलेबस, वो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। प्रकृतिवादियों ने शिक्षा की प्रक्रिया में बालक का स्थान महत्वपूर्ण माना है। निषेधात्मक शिक्षा, निषेधात्मक शिक्षा प्रकृतिवाद का एक महत्व, जो प्रकृतिवादियों ने जो शिक्षा के लिए जो पॉइंट दिया है, जो उस महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह रूसो ने दिया था। अभी हम जब रूसो को पढ़ेंगे आगे, जब रूसो का पूरा शैक्षिक दर्शनवाद पढ़ेंगे, उसमें हम इस पॉइंट का भी जिक्र करेंगे। लेकिन अभी हम निषेधात्मक शिक्षा को थोड़ा समझते हैं। रूसो ने कहा था निषेधात्मक शिक्षा, रूसो ने कहा था कि निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ है अर्थात रोक कर रखना, अर्थात रोकना। इस सिद्धांत के आधार पर ही रूसो ने 12 वर्ष तक की आयु तक के बच्चे की शिक्षा को रोके रखने की बात की थी और यह कहा था कि इस समय काल में बिना किसी सामाजिक बुराई को ग्रहण किए वह अपना जीवन व्यतीत करे, ताकि उसमें सही कार्य करने की आदत पड़ जाए और यह नैतिक जीवन का पहला पाठ हो। सही गलत की समझ विकसित हो जाए, सामाजिक जीवन में सीख करके, प्रकृति के साथ सीख करके सही कार्य करने की समझ जो है विकसित हो जाए। इसे रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा कहा था। स्वयं सीखना, ये नहीं कि कक्षा 5 साल की उम्र में जरूरी है कक्षा 1 में प्रवेश करना, उसके बाद उसको किताब सुना देना, ये नहीं। 12 वर्ष तक की उम्र कर शिक्षा को रोक कर रखना और उसे प्रकृति के साथ सीखते रहना, स्वयं सीखते रहना, ये इसे निषेधात्मक शिक्षा कहा गया। इसे रूसो ने दिया था। रूसो के दर्शनवाद में जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे। फिलहाल इस पॉइंट को, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप बहुत सही तरीके से समझिए, निषेधात्मक शिक्षा को। आगे, इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल। प्रकृतिवादी शिक्षा की एक विशेषता बालक की समस्त इंद्रियों को प्रशिक्षित करना। प्रकृतिवादियों के अनुसार बालक के समस्त ज्ञान को ठूसना उचित नहीं है, बल्कि ज्ञान की प्रभावशाली बनाने के लिए उसे इंद्रियों का प्रशिक्षण आवश्यक है। जैसे कि ये नहीं कि हमने किताब थमा दी और उसे याद करने के लिए दे दिया, ये इंद्रियों का प्रशिक्षण अर्थात देख करके सीखना, लगातार देख करके अभ्यास करवाना, अभ्यास पर बल देना, सुन करके अभ्यास पर बल देना, एक्टिविटी करवा करके अभ्यास, क्रिया करवा करके अभ्यास पर बल देना। इस प्रकार के लगातार इंद्रियों का प्रशिक्षण आवश्यक है। यह प्रकृतिवादी शिक्षा की एक विशेषता है। बालक की स्वतंत्रता, प्रकृतिवादियों की धारणा है कि बालक को उसकी प्रकृति एवं रुचि के अनुसार कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। बालक स्वतंत्र वातावरण के बिना बालक का स्वाभाविक विकास संभव नहीं है। बालक जो कार्य करना चाहता है, जिस कार्य में बालक की रुचि है, उस कार्य को करने की उसकी पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम उस पर थोप नहीं सकते कि डॉक्टर बनाना है, उसे इंजीनियर बनाना है, उसे टीचर बनाना है। जो कार्य वो करना चाहे उसकी पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रकृतिवाद की महत्वपूर्ण विशेषताएं। इस सृष्टि का निर्माण वस्तु या तत्व से हुआ है। मानव भी एक वस्तु ही है, इसका एक रूप है। मनुष्य भी एक वस्तु है, प्रकृति में मनुष्य एक वस्तु है। ऐसी हजारों लाखों वस्तुएं जो प्रकृति में उत्पन्न हुई हैं, प्रकृति की देन है। प्रकृतिवाद में धर्म ईश्वर का कोई स्थान नहीं है, ईश्वर बिल्कुल भी नहीं है, ईश्वर का कोई स्थान इस ब्रह्मांड में नहीं है, यह प्रकृतिवादी कहते हैं। मानव की मूल प्रवृत्ति पशुओं के समान होती है, यह प्रकृतिवाद की विशेषता है। प्रकृति अंतिम सत्ता या वास्तविकता है। इस ब्रह्मांड पर अगर कोई राज कर रहा है, कोई सत्ता है, कोई सरकार अगर इस ब्रह्मांड पर है, वो है प्रकृति, क्योंकि प्रकृति ने ही ब्रह्मांड का निर्माण किया है। प्रकृति में ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, प्रकृति ही इस सर्वोत्तम सत्ता, ब्रह्मांड की सर्वोत्तम सत्ता है। नैतिक मूल प्रवृत्ति, जन्मजात, अंतरात्मा, परलोक, व्यक्तिक अमरता, चमत्कार, ईश्वर कृपा, प्रार्थना, शक्ति, इच्छा की स्वतंत्रता, ये सब भ्रम है। इस सब को प्रकृतिवाद खारिज करता है। मनुष्य के सांसारिक जीवन की भौतिक दशाएं विज्ञान की खोजों और मशीनों के आविष्कारों द्वारा बदल दी गई। देखिए, मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने बहुत सारी विज्ञान में बहुत सारी खोजें की है और मशीनों के आविष्कार द्वारा अपनी जरूरतों के अनुसार मशीनों का विकास किया और अपने जीवन की दशाएं बदल दी। किसके द्वारा? विज्ञान की खोजों के द्वारा। लेकिन वो जो खोजें हैं वो प्रकृति नहीं है, वो प्रकृति नहीं है। मनुष्य ने प्रकृति के साथ क्रियाएं की है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके उसमें अपने लिए फेवरेबल कंडीशन उत्पन्न की है, लेकिन वो प्रकृति नहीं है। प्रकृति वो है जिससे मनुष्य बदल नहीं सकता है। प्रकृति अपरिवर्तनीय होती है, प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय होते हैं। ज्ञान और सत्य का आधार इंद्रियों का अनुभव है। मनुष्य जो है और जीव जो है इंद्रियों के अनुभव, अभ्यास के द्वारा सीखता है, इंद्रियों के अनुभव द्वारा सीखता है, अभ्यास के द्वारा सीखता है। प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियम सब घटनाओं को भली प्रकार से स्पष्ट करते हैं। प्रकृति में सारे नियम अपरिवर्तनीय हैं। किसी भी प्रकृति के किसी भी नियम को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। वास्तविकता की व्याख्या केवल प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा की जा सकती है, अर्थात विज्ञान के द्वारा हम कोई भी प्रकृति में जो घटना घट रही है उसके पीछे का तर्क क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान द्वारा ही साबित की जा सकती है, न कि किसी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा। प्रकृति ही वास्तविकता है। प्रकृतिवाद इस बात पर विश्वास करता है कि वास्तविकता प्रकृति में कोई अंतर नहीं है, अर्थात जो वास्तविक है वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही वास्तविकता है। प्रकृतिवाद प्रकृति को अंतिम सत्ता मानता है, मानव प्रकृति पर अधिक बल देता है। देखो, इस प्रकृति के जन्म के पीछे, इस ब्रह्मांड के जन्म के पीछे प्रकृति स्वयं है। प्रकृति अपना विकास स्वयं निरंतर करती है, उसमें किसी की भूमिका नहीं है। प्रकृति अपना विकास स्वयं कर रही है, आज से नहीं हजारों लाखों वर्षों से कर रही है और आगे भी करती रहेगी।
प्रकृति ही सत्ता है। इस ब्रह्मांड की सर्वोपरि सत्ता जो सरकार है वो प्रकृति है, न कि कोई आध्यात्मिक शक्ति है, न कोई दैवीय शक्ति है। ये प्रकृतिवादी मानते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान पर बल देते हैं। प्रकृतिवादी यह मानता है कि वैज्ञानिक ज्ञान ही उचित ज्ञान होता है और हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि इस वैज्ञानिक ज्ञान को हम अपने जीवन से जोड़ सकते हैं। प्रकृतिवादी विज्ञान को विज्ञान सत्य है, यह प्रकृतिवादी मानते हैं। विज्ञान सत्य है, यह प्रकृतिवादी मानते हैं। विज्ञान ही क्या है? सत्य है, यह प्रकृतिवादी मानते हैं। प्रकृति के नियम अपरिवर्तनशील होते हैं। प्रकृति ही वास्तविक सत्ता है। ये सारे जो पॉइंट हैं ये प्रकृतिवाद की विशेषताएं हैं। अब हम प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम को किस प्रकार से होना चाहिए, कैरिकुलम किस प्रकार से होना चाहिए, इसमें कुछ सिद्धांत दिए जो निम्न प्रकार से हैं। जैसे पाठ्यक्रम का निर्माण बालक के आधार पर हो, बालक को केंद्र में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। पाठ्यक्रम में विज्ञान विषयों को महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए, ये भी है। पाठ्यक्रम व्यवहारिक व जीवन उपयोगी होना चाहिए। पाठ्यक्रम में जीवन उपयोगी होना चाहिए, पाठ्यक्रम व्यवहारिक होना चाहिए, जीवन में उपयोग आना चाहिए वो पाठ्यक्रम। ये नहीं कि हम कुछ पढ़ रहे हैं। बहुत सारी किताबें आपने देखे होंगे, हमारी किताब में बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जिनका अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति कोई योगदान उनका नहीं होता है। बहुत सारे चैप्टर होते हैं, मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं लूंगा क्योंकि ठीक नहीं है, लेकिन बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारी बुक्स भी ऐसी होती हैं जो हमें सिलेबस में पढ़ाई जाती है, लेकिन अपने जीवन में हम उनका उपयोग अपने जीवन को बनाने के लिए, धन अर्जन के लिए, करियर के लिए नहीं कर पाते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो हमारे जीवन में आगे हमारे लिए काम आ सके। पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम में जो है अनुभव केंद्रित होता है, अनुभव से सीखने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए, न कि क्या किताब से हम पढ़ करके सीखने वाला पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। प्रकृतिवादी अनुभव पर बल देते हैं, अभ्यास पर बल देते हैं, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। प्रकृतिवाद में शिक्षण प्रकृतिवाद में शिक्षण प्रकृतिवाद के जैसे प्रकृतिवाद में शिक्षण विधियां इसमें होना चाहिए था। प्रकृतिवाद में शिक्षण विधियां, प्रकृतिवाद में शिक्षण विधियां प्रकृतिवाद में बहुत सारी शिक्षण विधियों को सिद्धांत के रूप में दिया, जिसमें सबसे पहला है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, जिसे आपने पढ़ा होगा सीटेट में, तो कई बार इस पर प्रश्न आते हैं। प्रकृतिवाद करके सीखने को उत्तम समझता है, अर्थात पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है, अर्थात प्रैक्टिकल पर बल देता है, अभ्यास पर बल देता है, अनुभव पर बल देता है। प्रकृति द्वारा सीखना, रूसो का कहना है कि प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षिका है। प्रकृति सभी प्राणियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जीवन को सुरक्षित रखने की कला सिखाती है। हमें प्रकृति के साथ सीखना है, लर्निंग बाय नेचर, अर्थात प्रकृति के साथ सीखना। कोई भी प्रैक्टिकल करना है तो हमें प्रकृति के साथ सीखना है, प्रकृति के साथ करके सीखना है, प्रकृति में रह करके सीखना है। तो लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय नेचर, ये दो महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां प्रकृतिवादियों ने दी हैं। तीसरा है लर्निंग बाय प्ले वेल। प्रकृतिवाद के अनुसार यदि खेल द्वारा किसी चीज को सीखा जा सकता है तो वह औपचारिक नहीं वरन सहजता और स्वाभाविक होती है, वो हमें अच्छे से समझ भी आती है। बहुत सारे इंटरेस्ट के साथ बच्चे उसको पढ़ते हैं और हमारे मन में, बच्चों के मन में वो अच्छी तरीके से बैठ जाती है और उसे हम भूलते भी नहीं है। इसीलिए खेल द्वारा से लर्निंग बाय प्ले वे, ये एक शिक्षण विधि है जो प्रकृतिवादियों ने सिद्धांत के रूप में दी है। तीसरा है निरीक्षण द्वारा सीखना। प्रकृतिवादी की शिक्षण विधि में पदार्थों के प्रत्यक्ष अनुभव पर बल दिया जाता है। कक्षा के बंद दीवारों के भीतर नहीं तथ्य का ज्ञान नहीं हो सकता है, वहां तो अमूर्त व काल्पनिक ज्ञान मिलता है जिस पर प्रकृतिवादी विश्वास नहीं करते हैं। प्रकृतिवादी अर्थात निरीक्षण, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, अर्थात यदि हम कुछ साइंस में हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें सारे प्रैक्टिकल, हमारे सारे जो ऑब्जेक्ट हैं हमारे सामने होने चाहिए। हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम वहीं पे प्रैक्टिकल करके वहीं पे वो प्रैक्टिकल करना है और वहीं पे हमको सीखना है और वहीं पे हमको ऑब्जर्व करना है, तभी वो टॉपिक है वो हमारी समझ में बखूबी आ सकता है। निरीक्षण करके द्वारा सीखना है, अर्थात ये नहीं कि हम दीवार के अंदर आगे ब्लैक बोर्ड पे लिख करके सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमको वहीं पर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, वहीं पे हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट के रूप में हम सामने रखेंगे, फिर बच्चों को हम सिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा निरीक्षण द्वारा। तीसरा ह्यूरिस्टिक विधि, जो आपने बहुत बार पढ़ी होगी, ह्यूरिस्टिक मेथड। प्रकृतिवादी खोज विधि के प्रबल समर्थक हैं। उनके अनुसार ह्यूरिस्टिक विधि से कार्य करने पर स्वयं अपने तर्क उत्पन्न होते हैं, स्वतः क्रियाएं होती हैं तथा निर्णय की क्षमता का विकास होता है। इस विधि में एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं रहता है, बल्कि स्वयं बालक अपने कार्यों का मूल्यांकन करता है तथा उनके प्रयासों में संशोधन करता है। प्रकृतिवादी ह्यूरिस्टिक विधि पर बल देते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि पर बल देते हैं। खोज विधि, ये खोज विधि क्या है? इसमें बालक किसी समस्या का समाधान स्वयं खोजने की अनुमति बालक को दी जाती है। कोई प्रैक्टिकल दे दिया बालक को करने के लिए या कोई समस्या दे दी, उसका समाधान स्वयं बालक ढूंढेगा, इस पर बल दिया जाता है। यह बालक को समाधान खोजने की अनुमति दी जाती है और इससे बालक वो समाधान ढूंढने के लिए तरह तरह के क्या करता है, कल्पना करता है, अपने मन में तरह तरह के विचार लाता है। इससे बालक में क्रिएटिव थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग का विकास होता है और इस विधि को प्रकृतिवादियों ने शिक्षण विधि के रूप में बहुत उपयुक्त माना है। तो साथियों, ये हमारा आज प्रकृतिवाद का टॉपिक था। कैसा लगा आपको? अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं नंबर पे, मैं आपको समझा दूंगा। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक से जुड़िए, वहाँ आपको PDF नोट्स और इस चैप्टर का, इस टॉपिक का MCQ सीरीज मिलेगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको LT क्रैक करना है, LT सहायक अध्यापक का जो टॉपिक, जो परीक्षा होनी है, अगर आपको क्रैक करना है तो हमारे साथ जुड़िए और पेडागोजी में फुल नंबर लाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।